देख रहे हो आप लोग, तबीयत इतनी खराब है फिर भी क्लास लेनी पड़ती है, क्योंकि यार काम तो करना है। काम ना एक नशा होना चाहिए, एक शौक होना चाहिए। मैं यहाँ पे आके शूट कर रहा हूँ, मेरा तबीयत खराब है, मेरी फैमिली ने मेरे को ना बोला हुआ है, सबने ना बोला है, बट मैं खुद ही आके यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। तो काम करने में मजा आना चाहिए, मुझे मजा आता है तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं घर पे क्या करूंगा? मैं काम करूंगा ना तो मेरी बीमारी भी ठीक हो जाएगी, अगर मैं घर पे रह गया तो मैं और बीमार पड़ जाऊंगा। चैप्टर 7, प्रिजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज। इस चैप्टर को मैं आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा। बोर्ड आपसे 2 मार्क्स में ही ये चैप्टर को पूछती है। ध्यान क्या रखना है कि किस तरीके से इस चैप्टर से बोर्ड आपको सवाल पूछ रही है। 2 मार्क्स का चैप्टर है, 2 पेज में मैं आपको खत्म करवा के दे दूंगा। यहाँ पे देखो, पहला सवाल जो बोर्ड आपसे पूछ रही है इस चैप्टर से कि वाई इट हैज बिकम नेसेसरी टू कंजर्व एंड प्रिजर्व आवर हेरिटेज। हमारे हेरिटेज को बचाना ये क्यों जरूरी है? वी मस्ट टेक केयर ऑफ हेरिटेज। खुद दूसरी लाइन लिख दी है कि हमको हमारे हेरिटेज को बचाना चाहिए। हेरिटेज कनेक्ट अस टू अवर पास्ट। हमारे पास्ट से कनेक्ट करता है हमारा हेरिटेज हमको। इट्स शो अवर आइडेंटिटी एंड यूनिकनेस। हमारी आइडेंटिटी हमको किससे पता चलती है? हमारे हेरिटेज से पता चलती है, और हम कितने यूनिक हैं ये भी चीजें हमें हमारी हेरिटेज से पता चलती है। गिव्स कस्टम्स, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस। अगर आप हेरिटेज को बचाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके पूर्वजों की वैल्यू क्या थी, कस्टम क्या थी और ट्रेडिशन क्या थी। इसीलिए हमको हमारे हेरिटेज को बचाना चाहिए। गाइड अवर एक्शन इन सोसाइटी। समाज में हमको किस तरीके से रहना चाहिए ये भी हमें हमारे हेरिटेज से पता चलता है। प्रोटेक्टिंग इट इज एवरीवन्स ड्यूटी। हेरिटेज को बचाना हम सबकी ड्यूटी है। तो काफी आसान सी लैंग्वेज में मैंने ये आंसर बना दिया है। इसी तरीके से सारे आंसर देता जाऊंगा, बस क्वेश्चन पे ध्यान रखो। अब यहाँ पे बोर्ड आपसे सवाल पूछ रही है, डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री। आपको टूरिज्म इंडस्ट्री का एडवांटेज बताना है। मैनी पीपल विजिट अवर हेरिटेज साइट। जब आप टूरिज्म इंडस्ट्री क्रिएट कर रहे हो तो बहुत सारे लोग हमारे हेरिटेज को, कल्चर को देखने आएंगे अलग अलग दुनिया से। टूरिज्म शो इंडियाज कल्चर टू द वर्ल्ड। जब बाहर देश से लोग हमारे देश में देखने आएंगे हमारे हेरिटेज को तो पूरी दुनिया में हमारा हेरिटेज फैल जाएगा। इट ब्रिंग मनी, जॉब्स एंड कीप ट्रेडिशन अलाइव। इससे हम पैसा भी कमा रहे हैं, लोगों को काम भी मिल रहा है और हमारा ट्रेडिशन जिंदा भी रहता है। अब हमारा ट्रेडिशन जिंदा रहता है, इसके पीछे ये लॉजिक है। सपोज करो आपके पास एक हवेली है, अगर लोग उसको देखने आएंगे तो हम लोग उसको बचाएंगे, अगर उसको कोई देखने नहीं आएगा तो वो धीरे धीरे खंडर में बदल जाएगा। तो कीप ट्रेडिशन अलाइव, अगर लोग देखने आएंगे तो हमारा ट्रेडिशन जिंदा रहेगा, वरना कोई उस पर ध्यान नहीं देगा। हेल्प बिजनेस, होटल्स एंड लोकल आर्टिसन। आप सबको पता है कि जहाँ पे भी टूरिज्म इंडस्ट्री बनाई जाएगी वहाँ पे बिजनेस आगे बढ़ेगा, होटल्स आगे बढ़ेंगे, और जो भी लोकल लोग हैं वो जो भी चीज़ें बनाते होंगे वो टूरिस्ट को बेच के पैसा कमा सकेंगे। इंप्रूव रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सपोज करो अगर केदारनाथ, बद्रीनाथ में हम लोग ना जाएं तीर्थ यात्रा करने तो वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो जो भी हमारा हेरिटेज है, जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, उससे हमको रोड, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी डेवलप करके मिलता है। अब आपके पास एक सवाल होगा कि हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या लॉज हैं। मैंने एक ही जगह पे सारी लिस्ट बना दी है कि टेकिंग केयर ऑफ हेरिटेज इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड सिटीजन। हमारे हेरिटेज को बचाना ड्यूटी है हमारे गवर्नमेंट की और हम सबकी, सारे सिटीजन्स की भी ड्यूटी है कि हमारे हेरिटेज को बचाया जाए। अब यहाँ पे कुछ लॉज है जो एक साथ ही मैंने लिस्ट बना दी है, ध्यान देना। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड कब क्रिएट हुआ था? 1952 में। क्या करने के लिए क्रिएट हुआ था? एनिमल्स और प्लांट को बचाने के लिए। याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड कब बनाया गया था? 1952 में। किस लिए बनाया गया था? एनिमल्स और प्लांट के प्रोटेक्शन के लिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1952 में। उसको अपडेट कब किया गया था? 1972 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1952 में। कब अपडेट हुआ? 1972 में। दिस लॉ क्रिएट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर। जानवरों को बचाने के लिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर बनाया गया, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिक्ट रूल्स प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल्स, प्लांट एंड फॉरेस्ट। ये लॉ को लाकर गवर्नमेंट चाहती थी कि पूरे दुनिया को, पूरे देश को ये दिखाया जाए कि अब हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गए हैं एनिमल्स को बचाने में, प्लांट को बचाने में और फॉरेस्ट को बचाने में। जो भी इन तीनों चीजों को डिस्ट्रॉय करेगा हम लॉ से उसको पनिशमेंट देंगे। अब इस सेक्शन से बोर्ड आपको सवाल पूछ रही है कि व्हेन वाज द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी स्टैब्लिश, व्हाट एक्टिविटी डज इट अंडरटेक। अब ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कब स्टैब्लिश हुआ था? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है क्या? ये एक एनजीओ है। क्या है? ये एक एनजीओ है। कब आया था? 1883 में। तो यहाँ पे आपका आंसर क्लियर हो गया कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी 1883 में आया था और ये एक एनजीओ है। इसके अलावा और भी एनजीओ है जो हमारे देश में जानवरों को बचाने के लिए, हेरिटेज को बचाने के लिए काम करते हैं, जैसे गिर फाउंडेशन,
नेचर क्लब, ये सारे लोग भी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको जब भी एनजीओ की लिस्ट पूछे जाए तो 3 एनजीओ का नाम दिया गया है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, गिर फाउंडेशन और नेचर क्लब। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एशियंट मेमोरियल एंड आर्कोलॉजिकल साइट एक्ट। कुछ और एक्ट के बारे में हम जानते हैं। तो एशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एक्ट पास हुआ था कब? 1958 में। एशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल एक्ट साइट्स एक्ट कब आया था? 1958 में। अब इस एक्ट से हमको क्या पता चल रहा है? इट प्रोटेक्ट आर्ट, रिलीजियस प्लेस, हिस्टोरिकल मेमोरियल्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स। ये जो एक्ट है 1958 में आया, कौन सा एक्ट है? द एशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट एक्ट। इससे क्या क्या चीजें प्रोटेक्ट हो रही है? आर्ट, रिलीजियस प्लेस, हिस्टोरिकल मेमोरियल्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स। नो वन कैन डू एक्सकवेशंस विदाउट गवर्नमेंट परमिशन। कोई भी खोद काम नहीं कर सकता है कहीं पे भी बिना गवर्नमेंट के परमिशन के। मतलब कोई भी आपको वैल्यूबल हेरिटेज मिला और वहां पे आप खुद काम, मतलब कि कोई भी रिसर्च नहीं कर सकते हो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। ये कौन से एक्ट से हमको पता चला? जो भी एक्ट 1958 में आया, उस एक्ट का नाम क्या था? द एशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट एक्ट। बिना गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए आप किसी भी आर्कोलॉजिकल साइट्स में या किसी भी मॉन्यूमेंट्स के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते हो। In 1972, the act was updated to collect information about the private antique collection. 1972 में हमारा ये जो एक्ट था 1958 वाला, इसके अंदर कुछ अपडेशंस आए। क्या अपडेशंस आए? कि कोई भी इंसान कोई भी एंटिक चीज कलेक्ट कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। द इंडियन ट्रेजरी ट्रॉ एक्ट 1876, याद रखना, द इंडियन ट्रेजरी ट्रॉ एक्ट 1876 ये हमको क्या बता रहा है? से दैट इफ सिटीजन फाइंड एन एशियंट आर्टिफैक्ट दे मस्ट इन्फॉर्म द आर्कोलॉजिकल ऑफिसर्स। अगर किसी को भी कोई भी एशियंट चीज मिल रही है, मान लो किसी भी चीज की मूर्ति मिल गई, भगवान की मूर्ति मिल गई, जानवर की मूर्ति मिल गई, वो बहुत ही पुरानी मूर्ति है, तो आपको जाके आर्कोलॉजिकल ऑफिसर्स को, मतलब कि गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा कि हमको ये पुरानी चीज यहाँ से मिली है। किस एक्ट के तहत ये चीज करना पड़ रहा है? द इंडियन ट्रेजरी ट्रॉ एक्ट 1876। अब हम लोग जान लेते हैं आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। तो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन होते हैं अभी देखते हैं यहाँ पे। प्रोटेक्ट 5000 साइट्स कॉल्ड नेशनल मॉन्यूमेंट। जो भी हमारे देश में पुरानी चीजें मिल रही है या कोई भी पुराना प्राचीन शहर मिल रहा है या कोई पुराना गुफा मिल रहा है, ये सारी चीजों को संभालने का काम कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी। कितने साइट्स हैं इनके अंडर में? 5000 साइट्स हैं। ऐसा मानो 5000 जगह इनके अंडर में है। मेंटेन मॉन्यूमेंट टू कीप देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज। ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ये सारी चीजों को ये लोग मेंटेन कर रहे हैं ताकि इनकी सुंदरता जैसी थी वैसी बनी रहे। एयर पॉल्यूशन लाइक फ्रॉम द मथुरा ऑयल रिफाइनरी डैमेज द ताजमहल। ताजमहल को वहां पे एक ऑयल रिफाइनरी थी जिससे डैमेज हो रहा था, तो द डिपार्टमेंट स्टॉप हार्मफुल इंडस्ट्रीज नियर मॉन्यूमेंट। ताजमहल के आसपास जो भी इंडस्ट्रीज थी उसको आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बंद करवा दिया ताकि ताजमहल की सुरक्षा कर सके वो लोग, ताजमहल की सुंदरता खराब ना हो। रेगुलर क्लीनिंग हैज रिस्टोर्ड द ताजमहल ब्राइटनेस। वहां पे फिर ताजमहल के ऊपर साफ सफाई की गई, जो भी उसको हार्म हो रहा था वो सारी चीजों को क्लीन किया गया और ताजमहल की सुंदरता वापस से उसको मिल गई। अवर रोल इन प्रिजर्विंग म्यूजियम्स। म्यूजियम्स का क्या रोल है ये सारी चीजों को बचाने के लिए, इसका जवाब आपको देना है। म्यूजियम कीप स्कल्पचर्स, आर्टिफैक्ट एंड ओल्ड स्क्रॉल सेफ। ये जो भी सारे हमारे एंटीक चीजें हैं इनको अगर हम म्यूजियम में रख देते हैं तो उनका प्रोटेक्शन होता रहता है। आर्ट वर्क इज क्लीन एंड मेंटेन केयरफुली। अगर म्यूजियम में वो चीज चली गई है तो रोज रोज उसके ऊपर साफ सफाई होगी और उसको मेंटेन करके लंबे समय तक के लिए रखा जाएगा। आइटम फाउंड इन एग्जाबिशंस आर सेंट टू द नेशनल म्यूजियम। कहीं पे सपोज करो हमको कोई प्राचीन शहर मिला, वहां से हमको सोने की मूर्ति मिली, मेटल की मूर्ति मिली, ये सारी चीजों को हम लोग साफ करेंगे और म्यूजियम में भेज देंगे। म्यूजियम हेल्प रिसर्चर्स हिस्टोरियंस विथ रियल लाइब्रेरीज। देखो जो भी इंसान कुछ भी रिसर्च करना चाहता है पुरानी चीजों के ऊपर तो वो म्यूजियम में जाएगा, वहां पे वो उस चीज को देखेगा और म्यूजियम की लाइब्रेरी से उसके डॉक्यूमेंट लेके उसके ऊपर रिसर्च करेगा। मान लो कि ये पेन है और ये बहुत पुराना पेन है, ये म्यूजियम में रखा हुआ है, तो मैं जाऊंगा इस पेन को देखूंगा, इसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है म्यूजियम से उठाऊंगा, पढ़ूंगा और उसके ऊपर रिसर्च करूंगा। तो ये सारी चीजों के अंदर हमारा म्यूजियम हमको हेल्प देता है।
अब इस चैप्टर से एक छोटा सा सवाल है कि विच म्यूजियम्स आर सिचुएटेड इन गुजरात। आपको ये बताना पड़ेगा बोर्ड को। तो एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी अहमदाबाद में है, श्री हेमचंद्रा लाइब्रेरी पाटन में है। ये दो फेमस म्यूजियम है किसके, गुजरात के, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए। अब यहां से बोर्ड आपको सवाल पूछे, एक्सप्लेन अवर रोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिटीजन टू द प्रोटेक्शन ऑफ आवर हेरिटेज। हेरिटेज को बचाने में आम इंसान का, सिटीजन का क्या रोल होता है, इसका आंसर देना है आपको बोर्ड को। उस सवाल को एक और तरीके से बोर्ड पूछ रही है कि इट इज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज, एक्सप्लेन। ये एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि उसको हेरिटेज को बचाना चाहिए, ये बात को आप हमको समझाओ। बोर्ड ने ये सवाल पूछा है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ हेरिटेज, हमारी ड्यूटी है कि हमको हमारे हेरिटेज को बचाना चाहिए। अ कंट्री इग्नोरिंग इट हैज नो फ्यूचर, जो भी इंसान अपने हेरिटेज को इग्नोर करेगा उस देश का कोई फ्यूचर नहीं बचेगा। प्रिजर्विंग हेरिटेज इज अवर फंडामेंटल ड्यूटी, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें हमारे हेरिटेज को बचाना चाहिए। टीचर्स शुड टीच स्टूडेंट अबाउट इंडियाज मॉन्यूमेंट एंड साइट, स्कूलों के अंदर टीचर को हमारे एशियंट मॉन्यूमेंट और एशियंट साइट्स के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चे जान सके कि हमारे पास इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्कूल कैन ऑर्गेनाइज विजिट एग्जीबिशंस एंड टॉक टू क्रिएट अवेयरनेस, स्कूल को ले जाना चाहिए म्यूजियम में बच्चों को घुमाने के लिए, एग्जीबिशंस रखना चाहिए और स्कूलों को ये सारी चीजों के ऊपर बात करना चाहिए ताकि इंफॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में घुसे। एशियंट पॉन्ड, लेक, वेल एंड स्ट्रीम शुड बी प्रोटेक्टेड, हमारे आसपास जो भी पॉन्ड है, लैक है, स्ट्रीम्स है, ये सारी चीजों को हमको बचाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमको उसमें जाके प्लास्टिक का कचरा फेंकना चाहिए। तो ये सारी हमारी जिम्मेदारी है जिससे हम हमारी हेरिटेज को बचा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बोर्ड ने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, What will you do to maintain the cleanliness and preservation of a picnic spot in our city or village? आपके विलेज और सिटी में अगर कोई भी पिकनिक स्पॉट आ रहा है तो आप उसकी साफ सफाई कैसे मेंटेन करोगे, बोर्ड ने आपको ये सवाल पूछा है। मैं इसका आंसर दे देता हूं आपको। कीप हेरिटेज, रिलीजियस साइट एंड पिकनिक स्पॉट क्लीन, हमको ये सारी चीजों को साफ करना चाहिए। बैन प्लास्टिक, प्लास्टिक को बैन कर दो। प्रोवाइड डस्टबिन, उस जगह पे जाके डस्टबिन रख दो। और डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपर्ली, जो भी आपके पास गंदगी आ रही है उसको आप अच्छे से डिस्पोज करो। डू नॉट राइट और ड्रॉ ऑन मॉन्यूमेंट, अवॉइड स्पिटिंग, आपको अपने मॉन्यूमेंट के ऊपर कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ भी बनाना नहीं है। ये टेबल देख रहे हो ना, इस टेबल के नीचे आप यहाँ सब देखोगे तो मेरा नाम, स्टूडेंट का नाम बच्चों ने लिख के रखा हुआ है। तो आपको ऐसी चीजें, जो भी वैल्यूएबल चीज है उसके ऊपर नहीं करनी चाहिए और थूकना नहीं चाहिए अपने एशियंट मॉन्यूमेंट के ऊपर, तब साफ सफाई मेंटेन रहेगी। यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी केयरफुली फॉर क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग आर्टिफैक्ट, आपका जो भी आपके पास आर्टिफैक्ट है यानी जो भी वैल्यूएबल चीज है उसकी क्लीनिंग आप साइंटिफिक तरीके से करो, और जब भी वो टूट जाए तो उसको इस तरीके से बनाओ कि वो पहले जैसा ही दिखे और पहले जैसा ही वैल्यूएबल रहे। अब बोर्ड आपसे एक और सुंदर सा सवाल पूछ रही है, हाउ डू पीपल डैमेज आवर हेरिटेज, हमारे लोग कैसे हेरिटेज को डैमेज करते हैं। तो फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री कॉज पॉल्यूशन, फैक्ट्री और इंडस्ट्री की वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है जिससे हमारे सारे इंपॉर्टेंट हेरिटेज खराब हो रहे हैं। रिवर, पॉन्ड एंड लैक गेट पॉल्यूटेड, रिवर, पॉन्ड और लैक भी हमारे हेरिटेज का पार्ट है और फैक्ट्री इंडस्ट्रीज की वजह से ये सारी चीजें पॉल्यूटेड हो रही हैं। फॉरेस्ट आर कट एंड वाइल्ड लाइफ इज हार्म, जंगलों को हम काट रहे हैं और वाइल्ड लाइफ उससे बर्बाद हो रहा है। आर्ट, पेंटिंग एंड मॉन्यूमेंट्स गेट डैमेज, ये सारी चीजों की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से और इंसान की वजह से ये सारी चीजों के ऊपर डैमेज पहुंच रहा है। पीपल लिटर एट टूरिस्ट प्लेस, मान लो कि हम ताजमहल देखने गए, वहां बाजू में कोई दीवार निकली, मावा गुटका खाया, पिचिक करके मार दिया, ये सारी चीजें मत करो, इससे हमारा हेरिटेज डैमेज हो रहा है। अब यहाँ पे बोर्ड आपसे एक सवाल पूछ रही है जो आप पढ़ोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस चैप्टर से है। इंडिया हैज प्रूवन द कॉन्सेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम टू द वर्ल्ड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इंडिया ने वासुदेव कुटुंबकम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये दुनिया को दिया हुआ है, आपको ये हमको समझाना है। तो ये किस सेक्शन से आपका आंसर निकल रहा है, इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यही वाला सेक्शन से जो आप आंसर बनाओगे वही इसका आंसर होगा। इंडिया इज यूनिक बिकॉज ऑफ इट डाइवर्सिटी, इंडिया के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, यही चीज हमारे देश को यूनिक बनाती है। पीपल फ्रॉम मैनी प्लेस हैव सेटल इन इंडिया, बाहर देश से बहुत सारे लोग हमारे देश में आए थे आज से बहुत साल पहले और यहीं पे रह गए। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री विथ मैनी रिलीजन्स, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री का मतलब है कि किसी भी धर्म का डोमिनेंस नहीं है इंडिया में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हैं भाई भाई, तो इसी चीज को बोला जाता है सेक्युलर कंट्री। हिंदू, इस्लाम, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड क्रिश्चियनिटी आर प्रेजेंट इन इंडिया, ये सारी चीजें हमारे देश में है, ये सारे धर्म हमारे देश में है। इंडिया बिलीव इन वसुदेव कुटुंबकम, अब वसुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरी दुनिया हमारी फैमिली है, ये मतलब निकलता है वसुदेव कुटुंबकम का।
स्वामी विवेकानंद टॉट ब्रदरहुड, महात्मा गांधी टॉट नॉन वायलेंस। स्वामी विवेकानंद ने हमको ब्रदरहुड सिखाया है और महात्मा गांधी जी ने हमको लड़ाई झगड़ा ना करना सिखाया है। तो यही सारा आंसर होगा आपका इस क्वेश्चन का। अब बोर्ड आपसे एक सवाल पूछेगी कि व्हाट डिड स्वामी विवेकानंद से अबाउट रिलीजन एट द वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में स्वामी जी ने क्या बात बोली थी। तो ये जो बात बोली थी मैंने यहाँ पे लिख दी है, आपको सेम ही लिखना होगा। इसमें मैं पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं उससे आपका कोई फर्क नहीं आएगा। अब एक लास्ट सवाल जो इस चैप्टर से बोर्ड आपको पूछेगी, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल रिपेयरिंग मेंटेनिंग हिस्टोरिकल मूवमेंट्स। उसी सवाल को दूसरे तरीके से कैसे बोर्ड पूछ रही है, What points should be considered when repairing historical monument? हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को रिपेयर कर रहे हैं तब। पॉइंट दैट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल रिपेयरिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आर, उसी क्वेश्चन से उठा के लाइन बना दिए ताकि आपका आंसर बड़ा हो सके। यूज मटेरियल सिमिलर टू द ओरिजिनल यानी स्टोन, लाइम, ब्रिक्स सो द मॉन्यूमेंट लुक द सेम एज बिफोर। मान लो कि हमारा ताजमहल टूट गया, अब हम लोग उसको रिपेयर कर रहे हैं, तो हमको वैसा ही मटेरियल यूज करना पड़ेगा जिससे ताजमहल बना था। वैसे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट ऐसा बोला जा रहा है कि जो मटेरियल उसमें लगा हुआ था वैसे ही मटेरियल से वापस से उसको रिपेयर करो, तब क्या होगा कि वो पहले जैसा लगेगा। They should not add new design or structure that were not part of the original monument। मान लो कि हमारा जो कुतुब मीनार है वो ऐसा सीधा है, अब उसको हम लोग ऐसा टेढ़ा करके बना दें, तो वो जैसा था उसी स्ट्रक्चर में वापस से उसको रिपेयर करो। एक्सपर्ट शुड सुपरवाइज द रिपेयरिंग वर्क। जब भी किसी भी एशियंट मॉन्यूमेंट का रिपेयरिंग वर्क हो रहा हो तो वहां पे उसके एक्सपर्ट प्रेजेंट होने चाहिए और वो मॉनिटर करते रहने चाहिए कि ये सारी चीजों को वैसे वापस पहले जैसा बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है। People should be educated to respect and protect monument। देखो, इसको टूटने से अगर आपको बचाना है तो सबसे पहले हमको इंसानों को बताना पड़ेगा कि ये सारे मॉन्यूमेंट इंपॉर्टेंट है और आप सबका साथ चाहिए इनको बचाने के लिए। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हम मॉन्यूमेंट को बर्बाद होने से बचा सकेंगे अगर हमको उसकी इंपॉर्टेंस पहले से पता होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चैप्टर समझा दिया है। कोई भी टॉपिक अगर आपको हार्ड लगता है तो मुझे कमेंट करना, इससे भी आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा।